सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय में। आप कहेंगे कि सर, हमने अर्थशास्त्र का अध्याय 4 कक्षा 9 के लिए तो पहले ही वीडियो में तैयार कर लिया है, देख लिया है, तो फिर ये अलग से वीडियो क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हम इस समय जो वीडियोस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अभ्यास पर आधारित वीडियो है, यानी प्रश्न और उत्तर पर आधारित। हम आज के वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के सॉल्यूशंस के ऊपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर, है ना। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ में। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? खाद्य क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। खाद्यान्न क्या है ये हमें पता है। अन्न की बात हो रही है जो खाने योग्य है, जिसे हम उपयोग करते हैं उपभोग करने के लिए, और अब बात कर रहे हैं उसकी सुरक्षा की, है ना। तो चलिए ठीक है, उत्तर को समझते हैं। इसमें ये बताया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने ये अध्याय पहले भी पढ़ा है, आप जानते हैं, आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। तो बफर स्टॉक क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप भूल भी गए हैं या आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस स्तर पर मैं आपको बफर स्टॉक का सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि विस्तार से इसके बारे में चर्चा हम आगे के एक प्रश्न में करने वाले हैं। आप इस वीडियो में रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। बफर स्टॉक आप मोटा माटी तौर पर ऐसा समझ लीजिए कि जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रख लिया जाता है, कर लिया जाता है, जिससे कि समय आने पर जब उसकी आवश्यकता हो, जब फसल मान लीजिए ख़राब हो गई, कुछ हो गया, अनाज की कमी हो गई, तो ऐसे समय पर उसका स्टॉक निकाल करके दिया जा सके, वितरित किया जा सके। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस स्तर पर आपको ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समझ में आ गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि भाई वो कौन से लोग हैं जो खाद्य असुरक्षा को लेकर के ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा आवश्यकता हो, है ना, जो लोग खाद्य सुरक्षित नहीं रख पाते हैं समय समय पर, तो उनके बारे में हमें यहाँ बताया है, देख लेते हैं। सबसे पहले जिक्र आता है भूमिहीन लोगों का। ऐसे लोग, ऐसे छोटे छोटे किसान, ऐसे मजदूर वर्ग के लोग, ऐसे गरीब लोग जो न्यूनतम रेखा से भी नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से भी, है ना, जिनके पास में अपनी भूमि ही नहीं है ना, रहने के लिए, तो वे लोग सबसे पहले आप देखेंगे कि खाद्य असुरक्षा से अधिक मात्रा में ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद पारंपरिक दस्तकार लोग, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले जो लोग होते हैं, जो पारंपरिक तौर पर एक ही तरह की सेवा प्रदान करते आते हैं, दादाजी भी वही करते थे, फिर पिताजी भी वही कर रहे थे, फिर ये भी वही कर रहे हैं, इस टाइप के, तो ये लोग भी खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक ग्रस्त होने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण देख लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो उदाहरण क्या है? जैसे कि भिखारी लोग, है ना, मजदूर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए लोग जो होते हैं, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप आदि, तो आप जानते हैं कि ऐसे समय में तो प्राण का संकट सबसे पहले प्राथमिक हो जाता है। खुद के प्राणों को बचाना, व्यक्ति नहीं बचा पाता, अपने साथ खाने पीने की सामग्री को नहीं जुटा पाता, है ना, तो उस स्तर पर भी वहाँ पर देखेंगे कि ये लोग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो प्रश्न 2 जो कि था कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके उत्तर को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। आप जानते हैं कि हम हमारे हर वीडियो में ये एम लेके चलते हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर को आपको इतने अच्छे से समझा दिया जाए कि यहाँ से जाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, खाली एक बार का रिवीजन शेष रह जाए और उसके बाद में आप जो है इस प्रश्नों के उत्तर को हर परीक्षा में सटीक ढंग से लिखने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? अभी हम ये समझ चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य असुरक्षा क्या है, अध्याय हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब हमें ये बताना है कि वो कौन कौन से राज्य यानी स्टेट्स हैं जो इससे प्रभावित है।
ठीक है, अधिक मात्रा में। तो चलिए देख लेते हैं नाम उनका। भारत की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में यानी अध्याय 3 के जो सॉल्यूशन देखे थे उसमें हमने देखा था कि गरीबी रेखा में सबसे निर्धन जो राज्य आते हैं 3, उनका नाम क्या था? उड़ीसा, उसके बाद में बिहार और फिर मध्य प्रदेश, है ना? ऐसा ही कुछ नाम देखा था। क्रम से नहीं देखा था, ये 3 नाम देखे थे, मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ, ठीक है? तो आप उसको जोड़कर भी देख सकते हैं। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, इसके कुछ भागों में राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक तौर पर ग्रस्त माने जाते हैं, ठीक है? इस प्रश्न के उत्तर में समझाने जैसा कुछ भी नहीं था, है ना? आपको जो चीज़ें ये लिंक करके बतानी थी मैंने वो भी बता दी जोड़ करके। तो अब आप समझ गए हैं कि ये खाली राज्यों के नाम हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप इसे पढ़ें तो आप इन राज्यों की स्थिति मानचित्र के ऊपर कहाँ होगी भारत के, ये अपने मन में मनन कर लें या कल्पना कर लें, इमेजिन कर लें, है ना? क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, कि प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 ये पूछ रहा है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो बताइए कि कैसे, ठीक है? तो समझिए, देखिए क्या हुआ था। एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए पहले, है ना? यानी कि रूपरेखा, भूमिका समझ लीजिए। आज़ादी मिली थी, सबसे बड़ा संकट क्या था? यही भोजन का संकट था, फसलों का संकट था, फसलें नहीं हो रही थी, अधिक मात्रा में लोग जो थे वो कृषि पर ही निर्भर थे। तो ऐसे में हरित क्रांति का आना निसंदेह एक भाग्य की बात रही हमारे देश के लिए। हरित क्रांति आई, अधिक मात्रा में बहुत उत्पादन हुआ, है ना? हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि उत्पादन तो हुआ था हरित क्रांति से, लेकिन इसमें रोजगार उतनी मात्रा में अपेक्षा में लोगों को नहीं मिल पाया था जितनी की अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी उत्पादन तो हुआ था, है ना? पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में अधिक से अधिक उत्पादन हुआ था। हाइब्रिड सीड्स और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके हरित क्रांति आ गई थी, है ना? ये सब हम जानते हैं। चलिए ठीक है, अब उत्तर को समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद पश्चात भारत ने खाद्यान्न में एक नई रणनीति अपनाई, ठीक है? खासकर किसके लिए? गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए हरित क्रांति आई, है ना? ये हरित क्रांति थी। आपको याद होगा हमने जब बात करी थी एक बार अध्याय में पंचवर्षीय योजनाओं की, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में भी जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी मेरे ख्याल से, उसमें हरित क्रांति के ही विषय में उसको टारगेट किया गया था, ठीक है? तो जब से भारत ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी अकाल से ये बचा हुआ है ना? मौसम चाहे कैसा भी आ जाए, कितना ही प्रतिकूल क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन जब से हरित क्रांति आई है तो भारत उस संकट से बचा हुआ है कि भैया अनाज की का ही संकट पड़ गया, अकाल पड़ गया, भोजन ही नहीं है लोगों के लिए, ऐसा नहीं है ना? और पूरे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें जो हैं वो उगती हैं। देश के स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो खाद्यान्न की उपलब्धता है, कि खाद्यान्न अवेलेबल है ऑल द टाइम, उसने क्या किया है? सरकार को एक उचित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हरित क्रांति ने क्या किया? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। देखिए कितनी सरलता के साथ में, कितने सीधे तरीके से हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर में मिले जुले रूप से दे दिया, है ना? ठीक है, जब हम अपना उत्तर देते हैं, अपना उत्तर लिखते हैं, तो हमारा उत्तर उसमें 2-3 विशेषताएं होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहली विशेषता, जो शब्दकोश है, जो शब्दों का आप चयन करते हैं, वो उस विषय से मेल खाने चाहिए, उस विषय के ही होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, है ना? नियोजन, पूंजी आदि ये सब, ठीक है? दूसरी बात, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया है, हमें उसके अतिरिक्त नहीं जाना चाहिए, विषय से भटकना नहीं चाहिए। उत्तर बहुत सटीक होना चाहिए, है ना? सुव्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना? और हमारा उत्तर जो है वो एक बार पढ़ के ही अनुमान लग जाना चाहिए कि हाँ, ये बिल्कुल उसने सारी चीज़ों को उसमें जो है सुमेलित कर लिया है, उत्तर में कुछ भी छूटा नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, अगर ऐसा आप करते हैं तो पूरे अंक मिलने की संभावना परीक्षा में होती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है कि भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या करनी है, ठीक है? देखिए अभी हमने क्या देखा कि हरित क्रांति के आ जाने से अब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खाद्यान्न के लिए हमें संकट झेलना नहीं पड़ता, है ना? लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्या प्रश्न पूछा है कि भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, तो उस पर व्याख्या देनी है। तो समझिए दोस्तों, देश में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि तो हुई है हरित क्रांति के बाद से, है ना?
लेकिन इसके बावजूद भारत में लोगों का एक वर्ग है जो अब भी खाद्य से वंचित है। अब इसके कारण पर चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो इसका कारण है वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत। लोग अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो आय है वो बहुत कम है ना। तो आप समझ सकते हैं, हमने किताब को पढ़ते समय जब हमने इसके अध्याय पर वीडियोस बनाए थे, कई उदाहरण भी देखे थे, आपको याद होगा। यहाँ तक अगर हम आए हैं तो बिना उदाहरणों के पढ़े नहीं आए। कई सारी किसानों की कहानी देखी, शांता के बारे में भी पढ़ा था। तो वो सब लोग कौन थे? वो सब लोग वही थे। पहले ही अध्याय को देख लीजिए अर्थशास्त्र के, है ना। तो उनको कितनी अधिक ऊंची ब्याज दर पर जो है बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ता था और कितनी कम कमाई उनकी होती थी। 35 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में वो रोज़ काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना। तो वही बताया गया है कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ी हुई है और लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन का खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। कौन? जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने क्षेत्र को छोड़ करके। ये सबसे कठिन मेरे ख्याल से समय होता है जब हमें अपनी जगह को छोड़कर, अपनी ज़मीन को छोड़ करके प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए, अब दूसरी जगह जा कर के काम की तलाश करनी है ना। तो आप सोच ही सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी संकट की बड़ी घड़ी होती होगी। तो ये सब हमें यहाँ पर बताया हुआ है और मैं ये भी अपेक्षा कर रहा हूँ कि जब मैं ये सब आपको बता रहा हूँ तो आप अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये इमेजिनेशन ही है जो आपको उत्तर को लंबे समय तक याद रखने में, स्मरण रखने में मदद करेगी। हालांकि समझ तो आप अभी जा ही रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? चलिए ठीक है, देखते हैं उत्तर। जब कोई आपदा या विपदा आती है तो खाद्यान्न का उत्पादन और खेती जो है वो सबसे अत्यधिक प्रभावित होती है। समझिए, कोई आपदा आई, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तब क्या होगा? जो खाद्यान्न का उत्पादन है ना, खेती है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ आएगी तो सब खेतों को और इसको फसल को पूरा बर्बाद कर देगी, सब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि खेती करना, किसानी करना, फसल उगाना कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं कि आज फसल बो दी और कल प्रोडक्ट हमें मिल गया, गेहूँ मिल गए, ऐसा नहीं होता। एक लंबी प्रक्रिया है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में इससे प्रभावित होता है। उत्पादन कम हो जाता है और इसके कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। अच्छा, उत्पादन कम हो जाने का एक कारण ये भी है कि भूमि की उर्वरता पर असर पड़ जाता है। तो फिर लंबे समय तक के भी फिर इसमें उतनी ही मात्रा में पहले की अपेक्षा जितनी होती थी उतनी फसल होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से, है ना। और अंततः जो खाद्यान्न की कीमतें हैं वो बढ़ जाती है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि अनाज कम है, लेने वाले लोग अधिक हैं, तो कीमतें बढ़ेगी। अगर अनाज अधिक है, लेने वाले लोग कम है, तो हो सकता है सस्ते में मिल जाए, है ना। ठीक है। आपदा से प्रभावित क्षेत्र भी खाद्य असुरक्षित अवस्था में बदल सकता है यदि आपदा अधिक समय तक रहती है। अब ये जो अंतिम लाइन है इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्र भी जो है वो खाद्य असुरक्षित अवस्था में बदल सकता है, यानी ये ऐसा क्षेत्र बन सकता है जहां पर खाद्य की असुरक्षा बनी रहती है, ठीक है ना। तो यदि आपदा अधिक समय तक है तो ऐसा स्वाभाविक रूप से हो जाता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस उत्तर को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 7। तो क्या है प्रश्न क्रमांक 7 कि मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए, यानी अंतर को बताइए, ठीक है। समझिए, खाद्य सुरक्षा को दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है क्या? भुखमरी, ठीक है ना। देखिए, भुखमरी का मतलब ही क्या होता है कि आदमी को अनाज नहीं मिला, भूख लग रही थी तब, और भूख से ही उसकी मृत्यु हो गई, ये है भुखमरी, ठीक है। अब समझिए, भुखमरी का परिणाम क्या होता है? निसंदेह गरीबी है ना। तो भुखमरी का परिणाम है गरीबी, और भुखमरी के 2 आयाम हैं, क्या है? एक मौसमी भुखमरी और एक है दीर्घकालिक भुखमरी। अब मौसमी भुखमरी क्या होता है और दीर्घकालिक भुखमरी क्या होता है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि जो मौसम जनित हो और एक जो कि लंबे समय तक के बरकरार रहे। लेकिन इसके बावजूद विस्तार से बात करते हैं इसके उत्तर पर। समझिए, भुखमरी का प्रकार जो तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए काम पाने में असमर्थ होता है, यानी उसको पूरे वर्ष तक काम नहीं मिल रहा, सोचिए, तो उसे मौसमी भूख कहा जाता है।
मौसमी भूख भोजन के बढ़ने और कटाई के चक्र से संबंधित होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों की वजह से प्रचलित है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हम इसको इसी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। कौन सी वाली बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव है ना, वहाँ पर जो कृषि गतिविधियाँ हैं, खेती किसानी वगैरह आदि चीज़ें, ये मौसमी प्रकृति कहलाती है और मौसमी भूख जो है वो भोजन के बढ़ने और कटाई के चक्र से ही संबंधित है। शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों की वजह से ये प्रचलित हो जाती है। अब समझिए, जीर्ण भूख मात्रा या फिर आप कह लीजिए कि गुणवत्ता के मामले में लगातार आहार का अपर्याप्त परिणाम होता है। बहुत कम आय और जीवित रहने के लिए भी भोजन खरीदने की अक्षमता के कारण गरीब लोग पुरानी भूख से जो है वो पीड़ित हैं, ठीक है ना। लंबे समय तक के जो है भोजन नहीं मिल रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। प्रतिदिन की कमाई इतनी ही है कि आप 2 वक्त का भोजन भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं। एक ही वक्त का बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तब आप कहेंगे कि ये दीर्घकालिक भुखमरी है ना, क्योंकि लंबा समय हो गया है और अभी तक के भोजन जो है वो सही मात्रा में, उचित मात्रा में, जितनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से मिलना चाहिए, जितनी कैलोरी नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस स्तर पर आप ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? हमने अभी बात करी खाद्य सुरक्षा और खाद्य असुरक्षा की, है ना। तो अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि जो गरीब वर्ग है लोगों का, उसको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आखिर सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई कोई भी 2 योजनाओं की चर्चा हमें इस उत्तर में करनी है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उत्तर में यही लिखा हुआ है कि सरकार ने लोगों के कल्याण और गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू किया है ना। और ऐसी 2 योजनाएं हैं, एक है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी है अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, सरकार ने क्या किया ये समझ गए। अब कैसे कर रही है, योजनाएं क्या है, इसको समझते हैं। सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना के विषय में। दोस्तों, बात 2000 की है, सन 2000 की है। वर्ष 2000 में शुरू की गई इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार थे, उनमें से 1 करोड़ गरीबों की पहचान की गई। जो गरीबी रेखा के नीचे थे, परिवारों की पहचान की गई 1 करोड़ गरीबों की, और प्रत्येक पात्र परिवार को जिसको ज़रूरी है देना 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध यहाँ पर कराया गया। कौन सी योजना के अंतर्गत है? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, कब आई थी? सन 2000 में। रियायती दर पर प्रति 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल दिया गया। फिर वर्ष 2003 में इस योजना का विस्तार किया गया और 50 लाख से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध इसमें कराया गया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी योजना की, जो है अन्नपूर्णा योजना। ये भी वर्ष 2000 में ही शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करना है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत रखा गया है, यानी जिन्हें पेंशन मिलती है। ठीक है ना। आवेदक के लिए पात्रता क्या होती है कि उसकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। तो अन्नपूर्णा योजना क्या है? पेंशनधारियों को दिया जाने वाला राशन, है ना। उनकी आयु क्या होनी चाहिए? 65 और उससे अधिक। और अंत्योदय अन्न योजना क्या है? ये आपने पढ़ लिया, ऊपर समझ गए आप, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 9 पे, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है कि बफर स्टॉक सरकार जो है वो क्यों बनाती है ना। यहाँ पे हमें समझ आ जाएगा बफर स्टॉक का विस्तार से अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरकार के द्वारा खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बनाया जाता है ना, एकत्रित किया जाता है, ताकि इससे खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके जो है उनके बीच में, उनके मध्य में बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर वितरित किया जा सके। कब ऐसा किया जा सके? जब उन्हें आवश्यकता हो, या कोई ऐसा वर्ग है जो लगातार गरीबी से जूझ रहा है, तो उसके लिए हमेशा सदैव एक बफर स्टॉक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपदा या आपदा के दौरान भोजन की कमी की समस्या को हल करने में भी बहुत सहायता करता है, मदद करता है ना। क्योंकि जब आपदा आती है तो आपदा से प्रभावित लोग जो है उनके पास में भोजन नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऐसे समय पे बहुत आवश्यकता है कि वो ऐसे अनाज का उपयोग करे जो उन्हें सरकार के द्वारा या तो बहुत ही कम कीमतों पर या फिर एकदम निःशुल्क प्रदान किया जा रहा हो। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? प्रश्न क्रमांक 10 है कि टिप्पणी हमें लिखनी है। ये 4 चीज़ें हमारे सामने दी गई है। सबसे पहले है न्यूनतम समर्थित कीमत, इसके बाद है बफर स्टॉक, फिर है निर्गम कीमत, फिर है उचित दर की दुकान। तो चलिए क्रम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत की कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये उन राज्यों में, उन स्टेट्स में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। कहाँ पे? जहाँ पर अधिशेष उत्पादन होता है, यानी उत्पादन अधिक हो रहा है। ठीक है, किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। पूर्व घोषित यानी फसल के उत्पादन से पहले ही यह तय कर दिया जाता है कि इस बार आपकी जो फसल है वो सरकार द्वारा इतने कुछ मूल्य पर खरीदी जाएगी। ठीक है, आप समझ गए, इसी को कहा जाता है पूर्व घोषित मूल्य। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। दोस्तों, हर साल बुआई के मौसम से पहले सरकार जो है वो एमएसपी की घोषणा करती है। ठीक है, यानी यही न्यूनतम समर्थन मूल्य की और खरीदे गए अनाज को अनाज में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बफर स्टॉक की। तो बफर स्टॉक मुख्य रूप से गेहूं और चावल का क्या है? भंडार है। याद रखिए कि जब हरित क्रांति का समय आया था तब उस समय भी सबसे अधिक ध्यान गेहूं और चावल, इन्हीं 2 फसलों पर दिया गया था। तो बफर स्टॉक मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडार है जिसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। इस बफर स्टॉक का उपयोग सरकार के द्वारा किसी आपदा या समाज के गरीब वर्ग के लिए किया जाता है। ठीक है ना, हम ये देखते ही आ रहे हैं कि जब आपदा आती है या समाज का कोई गरीब वर्ग है, तबका है, तो उसके लिए इस बफर स्टॉक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है निर्गम कीमत। दोस्तों, घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक के रूप में स्टॉक में से रखा जाता है और बाजार से कम कीमत पर समाज के गरीब तबके के बीच में रखा जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर घाटा हो गया हो, फसल बर्बाद हो गई हो, कारण कुछ भी हो सकता है, मौसम भी हो सकता है, आपदा भी हो सकती है, तो ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर खाद्यान्न को वितरित करने के लिए बफर स्टॉक के रूप में स्टॉक रखा जाता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर बाजार से भी कम कीमत पर समाज का जो गरीब तबका है उसके बीच में से रख दिया जाता है और जो कीमत तय होती है उसी को निर्गम कीमत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है और निर्गम कीमत क्या है, दोनों में एक बुनियादी अंतर हमने अभी देखा। ठीक, अब बात करते हैं उचित दर की दुकान की। दोस्तों, राशन की दुकानें, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है, खाना पकाने के लिए खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडार रखती है ना। राशन की दुकान से तो आप सभी परिचित होंगे, राशन कार्ड से भी परिचित होंगे। दोस्तों, इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर किसको बेचा जाता है? लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार इन वस्तुओं की निर्धारित राशि हर महीने नज़दीकी राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो उचित दर की दुकान जो है वो राशन की दुकानें कहलाती है। ठीक है ना, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 11? राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? अभी हमने देखा राशन की दुकानें होती है, अब उनमें समस्याएं क्या हैं इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, राशन की दुकानें, जिन्हें क्या कहा जाता है? उचित मूल्य की दुकानें, इसके नाम से भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। खाना पकाने के लिए खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडार रखती है, यानी अनाज भी रख रही है, चीनी भी रख रही है और मिट्टी का तेल भी रख रही है। इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर लोगों को यहाँ पर बेचा जाता है। हालांकि दोस्तों, राशन की दुकानों के कामकाज की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उसी के बारे में हमें इस उत्तर में जिक्र करना है। सबसे पहले, गरीब लोगों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी खाद्यान्न की अपेक्षित गुणवत्ता से कम होती है। यानी जो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई खाद्यान्न है, अनाज है, तो उसकी गुणवत्ता ये होनी चाहिए, इस क्वालिटी का अनाज होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कम गुणवत्ता वाला अनाज वितरित किया जाता है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, दूसरा, राशन की दुकान में गड़बड़ियां भी होती हैं और वे गरीब लोगों को पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनके वे हकदार हैं। ब्लैक में मिट्टी का तेल बिकना मार्केट में, ये इसी प्रकार की एक समस्याएं हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल लोग यहाँ पर ले लेते हैं पहले से, फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं। जिन लोगों को मिलना चाहिए उचित मात्रा में, उनको यहाँ पर वितरित नहीं किया जाता।
अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। कुछ राशन की दुकानें नियमित रूप से ही नहीं खोली जाती हैं, इससे गरीबों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, संकट की स्थिति में खास तौर पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम बिंदु को देखते हैं कि राशन दुकानदार भी गरीब लोगों के नाम पर गलत प्रविष्टि अद्यतन करते हैं। यानी प्रविष्टि अद्यतन करते हैं मतलब जो डाटा एंट्री होती है वो गलत तरीके से की जाती है कि हाँ इसको इतना दे दिया, लेकिन हकीकत में इतना दिया नहीं जाता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 12? कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है। क्या है प्रश्न को पहले समझिए। खाद्य और खाद्य से संबंधित जो वस्तुएं होती है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो समितियां होती है, कौन सी? सहकारी समितियां, है ना। इनकी क्या भूमिका होती है, इस पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। चलिए समझते हैं। सरकार के साथ सहकारी समितियां भी भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। ठीक है, विशेष रूप से अगर बात करें तो देश का जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा है वहां पर हमें यह देखने को मिलता है खास तौर पर। दोस्तों, सहकारी समितियों ने गरीबों को कम कीमत के सामान बेचने के लिए दुकानें स्थापित करी है। यहाँ पर उदाहरण दिया है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में चल रहे सभी उचित मूल्य की दुकानों में से, यानी राशन की दुकानों में से लगभग 94% यानी 94% जो है वो सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, यानी कि मात्र 6% सरकारी है। अब दोस्तों इसमें समझिए कि भारत में श्वेत क्रांति के लिए जिम्मेदार जो है अमूल दूध और दुग्ध उत्पादन प्रदान करने में शामिल एक सहकारी है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो विकास विज्ञान अकादमी विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना में हमेशा से शामिल रहा है। ये नाम है, इसको समझना कुछ नहीं है, खाली नाम दिए हैं, आप याद रखेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, यह गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके प्रयासों को दोस्तों खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने की दिशा में भी इसे निर्देशित किया जाता है। यानी इसके जो प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं? खाद्य की सुरक्षा पर सरकार की जो नीति है उसको प्रभावित करने की दिशा में इसको इस तरह से निर्देशित किया जा रहा है। और इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से क्या बता सकते हैं हम, क्या देखा जा सकता है कि सहकारी खाद्य और संबंधित वस्तुओं के वितरण में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और अब आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न भी यही था कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो समझ में आया हो, प्रश्नों के उत्तर समझ में आए हो, तो आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाए इस जानकारी को। और आपसे जल्द ही मुलाकात होने वाली है अगली ही ऐसी किसी जानकारी, किसी अध्याय, किसी अभ्यास के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।